हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? तो डियर गाइस, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 12 एक अच्छे कंटेंट के साथ लेकर आए गाइस, और आप उसको शुरू से लास्ट तक देखिए। और एक चीज़ और बताएं डियर गाइस, हमने इन वीडियोस को सेट करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए स्लाइड का हेल्प लिया है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है बोर्ड पर। उस टाइम को सेव करने के लिए हमने स्लाइड का हेल्प लिया है गाइस, क्योंकि कम टाइम में अच्छा कंटेंट मिल जाना उससे अच्छी कोई बात नहीं होती है डियर गाइस। तो इसलिए आपका टाइम सेव के लिए हमने ऐसा प्रोसेस फॉलो किया है। और अब आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए चलते हैं प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 12 की फर्स्ट स्लाइड पर गाइस। तो गाइस, हम आ गए हैं प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 12 की पहली स्लाइड पर आ गए हैं गाइस, और हम प्रीपोजिशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये सभी प्रीपोजिशंस आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टेनो का एग्जाम हो, एयरफोर्स का कोई एग्जाम हो, या बैंक PO का कोई एग्जाम हो। सभी एग्जाम्स जिनमें अंग्रेजी आती है, पूछी जाती है ग्रामर, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और मैं समझता हूँ इस लेवल से पढ़ने के लिए आपको बहुत कम क्लासेस मिलती हैं गाइस, आपके डाउट्स कम क्लियर होते हैं गाइस। कभी कभी क्या होता है कि मेड के बाद ऑफ पढ़ा है, ऑफ पढ़ा दिया, परंतु फ्रॉम का कंसेप्ट अधूरा रह गया। लेकिन यहाँ आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझाएंगे गाइस। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो UP बोर्ड्स का कोई एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन का कोई एग्जाम हो, चाहे वो CBSE बोर्ड्स का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो आपके लिए। तो देखेंगे गाइस, सबसे पहले चलते हैं मेड और मेड, यानी वर्ड सेम है, वर्ड दोनों जगह बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग है। अब क्योंकि मेड के बाद ये दोनों प्रीपोजिशंस आ जाती हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जब बात फिजिकल चेंज की होगी, जब सेंटेंस में हमें पढ़ने से ये लग रहा होगा कि इस वाक्य में फिजिकल चेंज की बात हो रही है, तो वहां पर मेड के बाद ऑफ लगाएंगे। और जहां पर यह क्लियर हो रहा होगा कि इसमें केमिकल चेंज की बात हो रही है, तो मेड के बाद फ्रॉम लगाएंगे गाइस। वेरी सिंपल टू इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझना बहुत आसान है। अब ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, कुछ बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो समझ लेंगे गाइस। फिजिकल चेंज वह चेंज होता है, वह परिवर्तन होता है जो अपनी मूल अवस्था से परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में चला जाता है, फिर भी वह मूल अवस्था में आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक लोहे की छड़ी है, उसका आप हथौड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप पुनः उस हथौड़े को छड़ी में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जब आप दूध से दही प्राप्त कर लेंगे, तो दही को पुनः दूध बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा गाइस। ये बात एक्चुअल है, क्योंकि वो केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज अपनी पुनः मूल अवस्था में नहीं आ सकते, उन्हीं को तो हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो देखेंगे, तो मेड के बाद ऑफ कब आएगा? जब फिजिकल चेंज की बात होगी तो मेड के बाद ऑफ आएगा, जब केमिकल चेंज की बात होगी तो मेड के बाद फ्रॉम आएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वर्ड तीनों जगह सेम है, फ्री, 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 लेकिन प्रीपोजिशंस तीनों जगह डिफरेंट है। ये चीज हमें क्लियर करनी है, इसी को कहते हैं एक्चुअल स्टडी। हमें यहां पर एक चीज नहीं पढ़नी, हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। फ्री के बाद टू कब आएगा, या फ्री के बाद विद कब आएगा, फ्री के बाद फ्रॉम कब आएगा, ये सिचुएशन दे रखी है। तो गाइस, जब कोई व्यक्ति आपके अदर रिलेशन में होगा और उससे आप अलग होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, व्यक्ति से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो वहां फ्री के बाद टू आएगा। और अगर कोई व्यक्ति ब्लड रिलेटिव है, आपका बिल्कुल रक्त संबंधी है, आपका बिल्कुल ब्लड रिलेटिव है, जैसे कि आपके रियल ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, ओके, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है गाइस। अगर आप रियल पर्सन से या ब्लड रिलेटिव से आप अलग होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, बिल्कुल उनसे डिफरेंट रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, तो वहां फ्री के बाद हमेशा विद आएगा। अब आ जाते हैं तीसरे सिचुएशन में, बैड हैबिट्स, जेलसी। अब गाइस, एक क्वेश्चन बनता है कि जब कोई व्यक्ति, किसी के अंदर बैड हैबिट्स हैं, वो हमारा अदर रिलेटिव भी हो सकता है, वो हमारा ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर बुरी आदतें हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपसे जेलसी रखता है, आपका अदर रिलेटिव भी हो सकता है और ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में फ्रॉम के बाद, यानी फ्री के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा गाइस।
दोनों अवस्थाओं में फ्री के बाद फ्रॉम आएगा। लेकिन बात यह है कि जब व्यक्ति से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तब टू और विद का कॉन्सेप्ट चलेगा। और व्यक्ति की यदि हैबिट्स या उसकी जेलसी या उसकी किसी एक्टिविटी से आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशन में आए, ब्लड रिलेशन में या अदर रिलेशन में गाइस, तो वहां हमेशा फ्री के बाद फ्रॉम आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। तो पहला एग्जांपल है, माई न्यू रिंग इज मेड ऑफ, या मेड, मेरी नई अंगूठी बनी हुई है गोल्ड की, सोने की बनी है। यानी जब वो उस सोने को, उस गोल्ड को हमने सोने का रूप, अंगूठी का रूप नहीं दिया था, तब भी तो वो गोल्ड ही था। और जब उस गोल्ड को हमने अंगूठी का रूप दे दिया तब भी वो गोल्ड ही कहा जा रहा है कि भैया सोने की बनी हुई है। तो इस सिचुएशन में कैसा चेंज हुआ? ये किस तरह के चेंज की बात चल रही है? ये फिजिकल चेंज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है गाइस? फिजिकल चेंज की बात चल रही है। समझ में आ रहा होगा आपके? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो अंगूठी थी वो सोने की बनी हुई थी। जिस सोने के लॉकेट से, जिस सोने के पीस से आपने अंगूठी बनाई थी, उसी अंगूठी को पिघालकर हम पुनः उसकी अवस्था में ले जा सकते हैं, फिर भी वो सोना ही रहेगा, गोल्ड ही रहेगा। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। अब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा फिजिकल चेंज के लिए? मेड के बाद ऑफ आएगा गाइस। क्या आएगा? ऑफ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में गाइस। वेरी सिंपल, बहुत इजी है समझना। द कर्ड इज मेड, दही बनती है या बनाई जाती है किससे? मिल्क से। मैंने ये दोनों एग्जांपल एक दूसरे के कंपेयर करने के लिए लिखे गाइस। एक मैंने फिजिकल चेंज का एग्जांपल दिया है, केमिकल चेंज का एग्जांपल दिया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो जब दही दूध से दही बनती है, तो क्या दही से दूध बन सकता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि वो केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज वे चेंज होते हैं जो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकते। तो यहां कौन सा प्रीपोजिशन आएगा गाइस? बहुत सिंपल है, अब तो आपको समझ में आ गया केमिकल चेंज है इस वाक्य में। एग्जाम्पल नंबर 2 में केमिकल चेंज की बात हो रही है, तो केमिकल चेंज की जब बात हो रही है तो मेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फ्रॉम। तो यहां कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? डी ऑप्शन ठीक है गाइस। कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है, यानी यहां फ्रॉम आएगा। ओके, अब समझ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में यह कह रहा है नाउ, नाउ मीन्स अब, आई एम रियली फ्री, अब मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं या बिल्कुल अलग हूं? किससे अलग हूं? वो कह रहा है नाउ आई एम रियली फ्री, अब मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं। अब मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं किससे? किससे गाइस? ये कह रहा है माई ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स, मैं अपने सभी मित्रों से स्वतंत्र हूं। जब सभी मित्रों से स्वतंत्र हूं, और फ्रेंड किस रिलेशन में आते हैं? बात मित्रों की बैड हैबिट की नहीं चल रही है। अगर फ्रेंड्स की बैड हैबिट की बात होती, मान लीजिए हम यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके बैड हैबिट्स लिख दूं, हो सकता है मेरे कुछ दोस्त बुरी आदतों के हों, तो बैड हैबिट्स, जब फ्रेंड्स की बैड हैबिट्स की बात होगी तो फ्री के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फ्रॉम आएगा। लेकिन अब उनकी हैबिट्स की बात नहीं चल रही है। वो मेरे प्रति ना तो ईर्ष्या रखते हैं और ना ही उनके अंदर बैड हैबिट की बात हो रही है। बस ये है कि मैं उनसे अलग रहना चाहता हूँ, सक्सेस होने के लिए, अपने माइंड को थोड़ा शांत रखने के लिए उनसे अलग होना चाहता हूँ, फ्री रहना चाहता हूँ उनसे। तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? और फ्रेंड्स गाइस कैसे रिलेशन में आते हैं? अदर रिलेशन में आते हैं। और अदर रिलेशन की जब बात होती है, आपको फ्रेंड्स से क्लू मिल रहा है, क्लू मीन्स हेल्प मिल रहा है, हिंट मिल रहा है कि फ्रेंड्स अदर रिलेशन में आते हैं। और जब अदर रिलेशन में आते हैं तो फिर जब अदर रिलेशन की बात होती है तो फ्री के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। तो गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस हम आ गए हैं अब प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 12 की दूसरी स्लाइड पर आ गए हैं गाइस। तो अब हम पढ़ेंगे फिर से वही उसी तरीके से चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे प्रीपोजिशंस को। ये मेरा दावा है कि अगर आप एक बार इस तरह से प्रीपोजिशन को समझेंगे ना
तो कभी भी लाइफ में वो चीज़ भुलाकर भी नहीं भूल सकते आप, क्योंकि बहुत इजी मेथड से समझाया जा रहा है हर चीज़ को। देखिए, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ग्रेटफुल। एक तो होता है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, उसका अर्थ होता है महान, लेकिन इसका अर्थ महान नहीं होता। ये वो ग्रेट नहीं है। इस ग्रेटफुल का अर्थ है किसी के लिए आभार व्यक्त करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारी परेशानी में हमारी हेल्प की और हम उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई मुझे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके लिए कि आपने मेरी हेल्प की। तो ये ग्रेटफुल उस सेंस में यूज होता है। तो अब जब आप आभार व्यक्त किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए आप ग्रेटफुल हैं, याद ध्यान रखिए इस चीज को। और वो पर्सन आपके किसी भी रिलेशन में हो, अदर रिलेटिव हो या ब्लड रिलेटिव हो, किसी भी रिलेशन में हो गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप ग्रेटफुल किसी व्यक्ति के लिए हैं, आभार किसी व्यक्ति के लिए प्रकट कर रहे हैं, वो किसी भी रिलेशन में आपके आता है, अदर रिलेशन में या ब्लड रिलेशन में, या ब्लड रिलेटिव आपका किसी भी रिलेटिव में आता है, तो अगर व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल है तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? हमेशा टू आएगा। हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा यदि आप किसी व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल हैं। दूसरा, इसी का दूसरा है ग्रेटफुल यानी आभार व्यक्त करना। जब आभार किसी वस्तु के लिए व्यक्त करेंगे, मान लो कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति से हेल्प ना लेकर उस व्यक्ति की वस्तु ले लेते हैं कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कि भाई हम जरा अपना काम कर लें, उसके बाद हम आपको दे देंगे। तो उस सेंस में अगर आप आभार किसी वस्तु के लिए व्यक्त कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की वस्तु के लिए व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आएगा। वहां हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा? फॉर। यदि वस्तु के लिए ग्रेटफुल है तो प्रीपोजिशन फॉर आएगी ग्रेटफुल के बाद। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे प्राउड। प्राउड का सब मीनिंग जानते हैं, सभी इसको अर्थ को जानते हैं, लेकिन गाइस एग्जामिनर क्या करता है? हमें घुमाता है। हमें किसी एक चीज को बिल्कुल अच्छी तरह जानकारी होती है, हमें पता होता है कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, लेकिन हमें यह क्लियर नहीं होता कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मीनिंग तो पता होता है, लेकिन उसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से क्लियर करना नहीं आता है। इसलिए हम एग्जाम्स में प्लग हो जाते हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गैदर नहीं कर पाते। तो यदि प्राउड आपको किसी व्यक्ति पर है, यानी गर्व किसी व्यक्ति पर महसूस कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपके किसी भी रिलेशन में आता है, अदर रिलेशन या ब्लड रिलेशन, किसी भी रिलेशन में आता है गाइस, तो वहां पर आप उस व्यक्ति के लिए जब आप आभार व्यक्ति के लिए जब आप प्राउड कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, तो वहां प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आएगा। और यदि वस्तु के लिए आपको प्राउड हो रहा है, मान लीजिए आपके पास एक कार है, आपको अपनी कार पर बहुत विश्वास है, बहुत गर्व है कि वो कभी आपको धोखा नहीं देती, आपको अच्छी ड्राइव कराती है, तो यदि आपको किसी वस्तु पर प्राउड हो रहा है तो वहां पर प्राउड के बाद हमेशा टू आएगा प्रीपोजिशन। अब समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम समझेंगे गाइस, आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा धन्य हूं, बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं। किसके लिए? राजेश के लिए ग्रेटफुल हूं मैं, राजेश के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं गाइस। किसके लिए? राजेश। और राजेश क्या है? एक पर्सन है। और राजेश जब एक पर्सन है और पर्सन के लिए आप आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ही हेल्प्ड मी, क्योंकि उसने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि राजेश ने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं उसके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं। और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि जब किसी व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल होंगे, पर्सन के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू। क्या आएगा गाइस? टू प्रीपोजिशन आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी टू सही है। यहां सही प्रीपोजिशन टू आएगा, क्योंकि सीधी सीधी बात है, बिल्कुल इजी है समझना। पर्सन के लिए ग्रेटफुल है तो टू आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम ग्रेटली प्राउड। मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। किस चीज का प्राउड है मेरे को? किस चीज का प्राउड है? माई पेरेंट्स का प्राउड है। अब जब पेरेंट्स का मुझे प्राउड है, और मैंने आपको फिर भी बताया था कि जब ग्रेटफुल किसी पर्सन के लिए होंगे तो प्रीपोजिशन टू, जब प्राउड किसी पर्सन पे होगा तो प्रीपोजिशन ऑफ। अब पेरेंट्स क्या है? पर्सन है। पेरेंट्स के लिए, किसके लिए गाइस? पेरेंट्स के लिए, माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए मुझे, पेरेंट्स पर मुझे बहुत प्राउड है, क्योंकि जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है, जब भी मुझे स्टडी मटेरियल कुछ लेना होता है, बुक्स लेनी होती है, वो मेरी हेल्प करते हैं,
इसलिए मुझे अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। और हर व्यक्ति को अपने पेरेंट्स पर प्राउड होता है, हमें भी होता है, सबको होता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया, आई एम ग्रेटली प्राउड, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने पेरेंट्स का। और पेरेंट्स क्या हैं? पर्सन है। और जब पर्सन की बात होगी तो प्राउड के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगी? ऑफ। क्या आएगी गाइस? तो प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ठीक है डी। डी ऑप्शन सही है गाइस, क्योंकि प्राउड किस पर हो रहा है? पेरेंट्स पर, और पेरेंट्स पर्सन है। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में है ही इज सो प्राउड, उसे बहुत ज़्यादा प्राउड है। किस पर? अपनी कार पर। और जब उसे अपनी कार पर ज़्यादा प्राउड है, अपनी कार पर ज़्यादा प्राउड है, तो कार क्या है? कार कोई पर्सन है क्या? नहीं, कार पर्सन नहीं होता, कार एक वस्तु है। कार क्या है? एक वस्तु है। और वस्तु के लिए जब प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे, तो पर वस्तु के लिए क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। तो यहाँ आएगा बी ऑप्शन। तो गाइस आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। डियर गाइस, हमने इस वीडियो का कंटेंट अपने 100% प्रयास के साथ तैयार किया है। फिर भी यदि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो एक्चुअल में अच्छा लगा है, आपको बहुत अच्छा समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और डियर गाइस, लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 13 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।